My dear students, today I am going to learn about the chapter 6 Administrative System and Architecture during the Medieval Age. इस चैप्टर में क्या है, हम पढ़ेंगे कि हमारे देश के जो मध्यकालीन भारत जो था उस टाइम में हमारे देश की एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा था, वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी और उसमें आर्किटेक्चर्स के फील्ड में क्या क्या डेवलपमेंट हुए थे, क्या क्या कंस्ट्रक्शंस वर्क हुए थे और उनका क्या क्या वैल्यूज थे एंड वो किस लिए जाने जाते हैं। इसके इन सब में टॉपिक्स पे हम डिस्कस करेंगे आगे इस चैप्टर को रीड करके एक्सप्लेन करके। ओके, now so let's start a new chapter, administrative system and architecture during the medieval age. Okay, now start. Kasam Mees Lokdairo, a group of folk singers were organized in the village square chowk and the entire village and gathered there at night. Small children had already taken their position in the front row. Patriotic songs were also being sung the Lokdairo along with the folk song. Utsav like the पालिया रिसाइटल सॉन्ग संग ऑनर ऑफ द मार्टियर्स। मार्टियर मीन्स होता है जो शहीद, जो हमारे उनके स्मृति के याद में, उनकी यादों में गाए जाते हैं, जो शहीद हुए जो होते हैं। वेरी मच। द नेक्स्ट डे ही आस्क्ड हिज ग्रैंडफादर व्हाट डज पालियास मीन्स। हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट अ पालियास इज ट्रिब्यूट to martyrs who have sacrificed their lives while protecting and ensuring the welfare of the people. These palyas are worshipped during festivals and songs are sung as homage to these martyrs. This is the culture of our country. इसमें जो कासम मीर्स का जो लोकदायरा था, ये क्या था, एक ग्रुप था फ्लॉक सिंगर्स का। ये जो ग्रुप फ्लॉक सिंगर्स का जो एक ग्रुप था, ये गांव में रात के समय चौराहे पर ऑर्गेनाइज किया जाता था, जिसमें जो बच्चे छोटे जो बच्चे थे वो अपनी फर्स्ट पोजीशन ले लेते थे। इसमें फ्लॉक सॉन्ग के अलावा पैट्रियोटिक सॉन्ग में देशभक्ति के सॉन्ग भी गाए जाते थे। और इसके अलावा इसमें जो फ्लॉक सॉन्ग का जो उत्सव होता था, इसमें एक पालिया रिसाइटल सॉन्ग भी गाया जाता था, इसमें जो कि लोगों को बहुत पसंद आता था। इसमें जो इसमें क्या होता है, जो नेक्स्ट डे जो आसम होता है वो पूछता है अपने दादाजी से कि ग्रैंडफादर व्हाट इज पालिया, पालिया मीन्स क्या होता है, पालिया क्या चीज है। उसके दादाजी समझाते हैं कि पालिया इज ए मेमोरियल कॉमेमोरेटिंग द हीरोज। जो पालिया होते हैं, जो मेमोरियल कॉमेमोरेटिंग हीरोज जो होते हैं, जिनकी जो देश के लिए जो शहीद हो जाते हैं, जिन्होंने कुछ ऐसा काम किया हो जाता है जो देश के हित में होता है, उन शहीदों की याद में गाया जाता है, उनको श्रद्धांजलि दी जाती है उनको याद करके। इट इज अ ट्रिब्यूट द मार्टियर्स हु हैव सैक्रिफाइस्ड देयर लिव्स विद व्हाइल प्रोटेक्टिंग एंड इंश्योरिंग द वेलफेयर ऑफ द पीपल। जिन लोगों ने यह किया था, ट्रिब्यूट करते हैं मार्टियर्स, जो कि सैक्रिफाइस उन्होंने किया था लोगों की भलाई के लिए, उनको वेलफेयर दिलाने के लिए, उनकी लाइफ को सिक्योर करने के लिए। तो उनकी यादों में हम उनकी यादों में जो सॉन्ग गाते हैं, इसको हम लोग कहते हैं देशभक्ति सॉन्ग भी कहते हैं, और पालिया सॉन्ग भी गाए जाते थे। ठीक है, दिस पालियास आर वर्शिप ड्यूरिंग द, जो पालियास को हम कब किस मौके पे याद करते हैं, जब कोई फेस्टिवल्स होता था या फिर हम कभी पूजा पाठ करते थे या फिर कुछ ओकेजन है देशभक्ति टाइप का, तो हम इसमें इन लोगों की स्मृति में गाना गाते थे और इनकी यादों को ताजा करते थे, यानी कि उनको याद करके हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते थे। यही हमारे देश का कल्चर है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ड्यूरिंग द राजपूत एज। ड्यूरिंग द राजपूत एरा, इंडिया वाज नॉट रूल्ड ओवर बाय एनी वन किंग. India was divided into big and small states, and the extent of each kingdom depended on the king's military prowess. You have been briefed about the Rajput kings and dynasties in the previous chapter. In this chapter, you will learn about their administrative system, literature, architecture, and external evasions during that time. उसमें कैपिटल इस पैराग्राफ में है कि राजपूत एरा के समय में इंडिया जो है, और इंडिया वाज नॉट रूल्ड ओवर बाय एनी वन किंग। पूरे देश पूरा जो भारत पे कोई एक राजा का शासन नहीं था, बल्कि जो भारत में डिवाइडेड इनटू बिग और स्मॉल, जो भारत जो था वो बिग और स्मॉल स्टेट्स में, राज्यों में बांटा हुआ था, डिवाइड किया हुआ था।
एंड द एक्सटेंट ऑफ द ईच किंगडम डिपेंडेंट ऑन द किंग्स मिलिट्री। और जो छोटे बड़े राज्य की जो उनकी जो किंगडम थी, उनका जो शासन, उनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, वो उस पर डिपेंड होती थी उस राज्य की मिलिट्री पे। तो उस राज्य की मिलिट्री का पावर कितना है, सैन्य शक्ति कैसी है। यू हैव बीन ब्रीफ्ड अबाउट द राजपूत किंग द डायनेस्टीज ऑफ द प्रीवियस चैप्टर। जैसा कि हमने प्रीवियस चैप्टर में भी राजपूत के बारे में पढ़ा है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि राजपूत जो कि उनकी राजपूत के जो वंश थे, उनके प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, उनका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कैसा था, लिटरेचर कैसा था, आर्किटेक्चर एंड एक्सटर्नल इन्वेशंस ड्यूरिंग दैट टाइम। उनके समय में इन सारी चीजों की क्या महत्व थी, उनका किस तरह से विकास हो रहा था। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज दैट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। ओके, आफ्टर द 7th century, various Rajput dynasties ruled in India. 7वीं शताब्दी के बाद जो पूरे राजपूत एज का भारत पे शासन हुआ। However, even though different dynasties came to power, जबकि डिफरेंट टाइप की डायनेस्टीज और भी पावर में आई थी, देयर वाज अ लिटिल चेंज इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। बट ऐसा नहीं कि उनके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में कुछ ज्यादा चेंजेस हुए थे। राजपूत एज के बहुत सारे वंश के लोगों ने यहाँ पे शासन किया, पर उनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसमें कुछ ज्यादा चेंजेस देखने को हमें नहीं मिलते हैं। Though kingship was hereditary, it was not compulsory that the eldest son would always automatically become the next king. The heir appointed selected by the king was called the crown prince. In some cases, even people and ministers elected or selected their king. For example, while in Kashmir, King Yashashkara was selected and enthroned by the Brahmin group. In Gujarat, Kumarpal was selected as the successor by the Council of Ministers. इस पैराग्राफ में क्या है कि जो बहुत से राजाओं को ऐसा नहीं कि जो उनको वंश से ही, उनके हेरिडिटरी में उनकी जो शासन की जो राजगद्दी उनको वंशानुगत ही मिली गई हो। इट वॉज कंपल्सरी नहीं था कि उनका जो बड़ा पुत्र है वही राजगद्दी पे बैठेगा, बल्कि ये ऐसा भी हो सकता था कि वो वहाँ का जो शासक है वो जनता के द्वारा चुना जाए, वो जो वहाँ के जो लोग हैं उनकी चॉइस से वो वहाँ का राजा बने। ये नहीं कि हाँ कोई वहाँ का राजा है तो उसका जो बड़ा बेटा होगा वही राजगद्दी संभालेगा, ऐसा कोई रूल नहीं था। इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल मिलता है वो हमें कहाँ से मिलता है, जो कश्मीर के यशस्कारा जो राजा थे वो सिलेक्ट हुए थे किसके, इनथ्रोन्ड बाय द ब्राह्मण ग्रुप से हुए थे, जो कि वहाँ के जनता के द्वारा चुने गए थे। उसके पश्चात जो गुजरात के जो कुमारपाल जो थे वो सिलेक्ट किए गए थे, वहाँ के उत्तराधिकारी गुजरात के, और वहाँ की जो काउंसिल मिनिस्टर थी, जो सदस्य थे राज्यसभा जो की सभा में जो होते थे उनके द्वारा वो पहले से ही डिसाइड कर लिया गया था कि कुमारपाल ही गुजरात के नेक्स्ट शासक बनेंगे, यानी किंग बनेंगे। ओके, The ministers were appointed to assist the king to administer and manage the kingdom effectively. Yet at times people become victims of poor, wrong administrative policies. जो अब क्या बेटा, जो मिनिस्टर जो थे वो राजा को इसलिए अपॉइंट करते थे, वो इसलिए राजा को अपॉइंट करते थे, और राजा अपने जो उनका जो राज दरबार था उसमें वो मिनिस्टर मतलब मंत्रियों को वो रखता था, उनको अपॉइंट करता था। मिनिस्टर को किस लिए अपॉइंट करता था कि जो पूरे स्टेट की जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसको पूरे व्यवस्थित ढंग से चला सके, एक सिस्टमेटिक ढंग से वो चल सके, जिससे कि किंगडम इफेक्टिवली हो, उसका प्रभाव इफेक्टिव पड़े। पर कुछ समय बाद क्या था, जो वहाँ के जो लोग थे उस पर उनकी गरीबी कारण उनका उस पर गलत असर पड़ने लगा था, और कुछ ऐसी रॉन्ग पॉलिसीज थी जिसके कारण वहाँ की जनता थोड़ा दुखी होने लगी थी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज दैट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन द विलेज। ओके, विलेज इंस्टीट्यूशन वर वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द मिडवल पीरियड। जो विलेज इंस्टीट्यूशन था वो बहुत इंपॉर्टेंट था मिडवल पीरियड में। द पंचायत लुक्ड आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन। जो पंचायत थी वो प्रशासनिक व्यवस्था को देखती थी, गांव की प्रशासनिक व्यवस्था को कौन देखता था, तो पंचायत देखती थी। द हेड ऑफ द पंचायत वाज कॉल्ड मुखी और सरपंच एंड ही वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग एंड डिलीवरिंग जस्टिस टू द विलेजर्स। अब जो मुखी था, जो द हेड, जो पंचायत का जो मुखिया होता था, वो जो सरपंच जो कहलाता था, वो पूरा रिस्पॉन्सिबल होता था प्रोटेक्ट करने के लिए एंड डिलीवरी करने के लिए जस्टिस को, गांव में न्याय देने के लिए और उनकी सुरक्षा को प्रदान करने के लिए। ठीक है, हिज वाज द फाइनल वर्ड
और वो जो भी डिसीजन लेता था वो उसका फाइनल डिसीजन होता था उस गांव के लोगों के लिए, कि चाहे वो उसके निर्णय न्याय के पक्ष में जो भी डिसीजन लेता था वो गांव के लोगों के लिए सिर्फ मान्य होता था, उसका जो शब्द होते थे। Still in many cases the Gram Sabha would also given verdict and punish culprits। अगर मान लो ऐसा कुछ ऐसा केस होता था तो जो ग्राम सभा होती थी वो जो कल्प्रिट्स होते थे उनको पनिश भी कर सकती थी। इवन टुडे एट द विलेज लेवल द ग्राम पंचायत और द एल्डर्स और द पंचायत प्रोवाइड गाइडलाइंस टू द पीपुल। जबकि आज के समय में जो विलेज का जो लेवल है उसमें ग्राम पंचायत और एल्डर्स जो होते थे वो ग्राम पंचायत को प्रोवाइड करते थे गाइडलाइंस को देने के लिए, वहां की जनता को इस तरह की गाइडलाइंस दी जाए, ठीक है। एट द टाइम लैंड रेवेन्यू वाज द मेन इनकम ऑफ द किंगडम। इस समय जो क्या था, जो लैंड रेवेन्यू था वो मेन इनकम का सोर्स था शासन के लिए। इच किंगडम हैड डिफरेंट वेज ऑफ कलेक्टिंग एंड रेवेन्यू। हालांकि जो शासक था वो अलग अलग ढंग से रेवेन्यू को कलेक्ट करता था, बट यूजली द 6th part ऑफ द कल्टिवेशन वाज टेकन एज द लैंड रेवेन्यू। जो उनका जो भी उपज होता था कल्टीवेशन के, जो भी एग्रीकल्चर जो करते थे उसका जो भी कल्टीवेशन होता उसका जो 6th part था वो उनको रेवेन्यू के रूप में उनको पे करना पड़ता था। अपार्ट फ्रॉम दिस, ठीक है, उनका 6th part अदर टैक्सेस वर आल्सो लीव्ड ऑन द पीपुल, और अदर टैक्सेस भी उनपे लगाए गए थे। डिफरेंट ऑफिसर वर अपॉइंटेड टू डिफरेंट एक्टिविटीज। अलग अलग ऑफिसर्स का भी अपॉइंट किया गया था डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए। मोर एवर टैक्सेस वर कलेक्टेड एट पोर्ट्स एंड ऑक्टोरियल पॉइंट्स। बहुत सारे टैक्स जो होते थे वो कलेक्ट किया था पोर्ट से और ऑक्टोरियल पॉइंट से। लैंड लॉर्ड्स कलेक्टेड द टैक्स एंड पेड ट्रिब्यूट टू द किंग्स। ओके, next topic is literature. Okay, during the Rajput age there was a lot of religious writing as well as literature of various kinds. राजपूत एज में क्या हुआ था, there was a lot of religious writing, बहुत सारे religious writing लिखे गए थे। लिटरेचर्स भी का भी निर्माण किया गया था। स्कॉलर्स एंड एजुकेशन रिसीव ग्रेट पैट्रोनेज फ्रॉम किंग्स। मैनी लिटरेसी वर्क कंपोज्ड इन द संस्कृत, प्राकृत, तमिल, कन्नड़ा, तेलुगु एक्सेट्रा। ओके, राजपूत एज में क्या था, बहुत सारे धार्मिक ग्रंथों को भी लिखा गया था। ड्यूरिंग द राजपूत एज देयर वाज अ लॉट ऑफ रिलीजियस राइटिंग एज वेल एज द लिटरेचर एंड द वेरियस काइंड। राजपूत के काल में क्या था, बहुत सारे धार्मिक ग्रंथों का और साहित्य की भी रचना की गई थी, उसमें लिखा गया था। स्कॉलर्स एंड एजुकेशन रिसीव ग्रेट पैट्रोनेज फ्रॉम किंग्स। जो पढ़ने वाले बच्चे होते थे जिनको मतलब एजुकेशन से ज्यादा लगाव होता था उनको जो वहां के राजा थे वो संरक्षण देते थे, उनकी देखभाल मतलब उनको सहायता प्रदान करते थे। मैनी लिटरेरी वर्क्स वेयर कंपोज्ड इन द संस्कृत, प्राकृतिक, तमिल, कन्नड़ा, तेलुगु एक्सेट्रा। जो बहुत सारे साहित्य पे जो काम किए गए थे वो प्राकृत, संस्कृत, तमिल, कन्नड़ा, तेलुगु इन सारे भाषाओं में भी किए गए थे रचनाओं की, साहित्य की। द ग्रेट संस्कृत पोएट माघ, जो ग्रेट संस्कृत पोएट माघ थे उन्होंने कंपोज किया था एपिक शिशुपाल वध। दिस एपिक डिस्क्राइब द किलिंग ऑफ द शिशुपाल बाय श्री कृष्ण। इसमें जो इस एपिक में डिस्क्राइब किया गया है कि किस तरह से श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया था। सिमिलरली अनदर पोएट श्री हर्ष रोड द एपिक निषाद चरित्र। इसी प्रकार जो श्री हर्ष जो है उन्होंने लिखा था एपिक नशिशाद चरित्र जो था उसको रचना की थी, विच इज अबाउट द स्टोरी नल और दमयंती। इसमें जो स्टोरी वो नल और दमयंती की है। इवन सॉन्ग्स बाय द राधा एंड अदर गोपीज सन द पैराइज ऑफ लॉर्ड कृष्णा। इसके अलावा जो राधा और गोपियों के साथ जो उनकी जो प्रेजेंटेशन में जो उनकी भक्ति के लिए जो गीत गाए गए थे उसका भी इसमें वर्णन उन्होंने किया है। द बायोग्राफी एंड अचीवमेंट ऑफ द किंग्स वर ऑल्सो कंपोज इन द पोएटिक मैनर। इसके अलावा उन्होंने उस समय की जो बायोग्राफी थी उसका अचीवमेंट था इन सब का उसमें उन्होंने कंपोज किया अपने पोएटिक मैनर में। हेमचंद आचार्य रोड द कुमारपाल चरित्र, और हेमचंद आचार्य जी ने कुमारपाल चरित्र की रचना की थी, उसके बारे में लिखा था। बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ द सोलंकी किंग गुजरात कुमारपाल। जो मेन इसका जो बेस था वो गुजरात के राजा कुमारपाल जो कि सोलंकी वंश थे उनके ऊपर लिखा गया था क्या, हेमचंद आचार्य के द्वारा कुमारपाल चरित्र। एंड द ग्रामर बुक सिद्धम शब्द हुसैन एज द टाइटल इंडिकेट्स द नेम ऑफ द किंग सिद्धिराज जय सिंह। जो इसके अलावा जो ग्रामर बुक लिखी गई थी सिद्धम शाह हुसैन, ये
वहाँ ये टाइटल जो इंडिकेट करती है वहाँ के राजा सिद्धराज जयसिंह को एंड द हेमचंद आचार्य आर द एसोसिएटेड विद दिस बुक, और इसको जो हेमचंद आचार्य ने इस बुक को एसोसिएट किया था। This book was the considered so important that was placed on an elephant during the procession in Patan। जो ये बुक है इसका एक बहुत इम्पोर्टेंट था उस जगह पे, वहाँ पे ये जब एक प्लेस था इसमें एलिफेंट पे रख के इसका पाटन में जब एक इम्पोर्टेंट वो एक सभा चल रही थी उसमें इसमें एलिफेंट के ऊपर रख के इस प्रोसेशन को पाटन में किया गया था। ओके, then not only poetry but plays were also written during that time। Bhabhuti wrote Uttaramcharitra while Pandit Narayana composed Hitopdesh, a collection of stories based on the Panchatantra। Either your school or a nearby library must be having books connecting collection of stories, folk tales। Let us know do the reading activity। इस समय में क्या था, ना केवल पोएट्री लिखी गई थी बल्कि प्लेस भी लिखे गए थे, नाटक भी लिखे गए थे। जो भवभूति थे उन्होंने क्या लिखा था, उत्तर रामचरित्र, जो कि जबकि पंडित नारायण दास ने कंपोज किया था हितोपदेश को। ये कलेक्शन ऑफ स्टोरीज की है जिसमें जो पंचतंत्र पर आधारित है, उसका बेस्ड मेन जो है हितोपदेश को पंचतंत्र पर ही उसका बेस है। अदर योर स्कूल एंड नियर बाई लाइब्रेरी, जबकि आपके स्कूल और नियर उसका आपकी लाइब्रेरी के आसपास हैविंग ए बुक्स कनेक्टिंग द कलेक्शन स्टोरीज फ्लोक टेल्स। आपके आसपास कोई ऐसी लाइब्रेरी है जहां से आप इस बुक्स को कलेक्ट कर सको और उसके बारे में बता सको। लेट्स नो द रीडिंग एक्टिविटीज। ओके, नेक्स्ट आपका है 3 आर्किटेक्चर्स अमॉन्ग द वेरियस कंस्ट्रक्शंस ड्यूरिंग द राजपूत एज। इस समय जो बहुत सारे कंस्ट्रक्शंस हुए थे राजपूत एज में, राजपूतों के समय में। टेम्पल कंस्ट्रक्शन नॉर्थवर्थी, टेम्पल्स के बारे में तो असंख्य था, उसके बाद हम बता ही नहीं सकते कि गिनती ही नहीं कर सकते कितने सारे टेम्पल्स के निर्माण करवाए गए थे राजपूतों के शासनकाल में। द राजपूत किंग वर फाउंड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग ग्रांड एंड आर्टिस्ट बिल्डिंग। जो राजपूत थे उन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाए थे ग्रांड आर्टिस्ट बिल्डिंग्स और आर्किटेक्चर्स एंड स्कल्पचर ऑफ दैट टाइम एविडेंट फ्रॉम द टेम्पल फोर्ट्स प्लेसेस लेक्स एक्सेट्रा। इस समय राजपूत काल में बहुत सारे कंस्ट्रक्शंस के वर्क हुए थे, बड़ी बड़ी भव्य बिल्डिंगों का निर्माण हुआ था। इसके साथ ही आर्किटेक्चर और स्कल्पचर के फील्ड में भी बहुत सारे एविडेंट हुए थे, जैसे टेम्पल्स, फोर्ट्स एंड प्लेसेस, लेक्स। ये सारे जो एविडेंट जो हमें मिलते हैं इससे हमें पता चलता है कि राजपूत एज में कितने सारे कंस्ट्रक्शंस के वर्क किए गए थे। अमंग द टेम्पल खजुराहो इन द मध्य प्रदेश एंड द पुरी टेम्पल ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ आर फेमस फॉर देयर आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर। जो इसके साथ जो खजुराहो का जो मंदिर है जो अभी मध्य प्रदेश में है, और पुरी का जो टेम्पल है जगन्नाथ का जी का, ये फेमस टेम्पल है। उसमें इस सबका निर्माण कब करवाया गया था, राजपूतों के शासनकाल में। द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क वाज आल्सो बिल्ड ड्यूरिंग दैट टाइम। इसके अलावा जो सन टेम्पल कोणार्क का ये भी इनके समय में इसका भी कंस्ट्रक्शन करवाया गया था। द कोणार्क टेम्पल वाज कंस्ट्रक्टेड विद द ग्रेट फिनिशेस एंड वाज अ शेप्ड लाइक द chain drive by 7 horses among the other sun temples of India। जो कोणार्क जी का मंदिर है वो इस तरह से उसका निर्माण करवाया गया था। इस बहुत सोच समझ के आधार पर उसका जो कंस्ट्रक्शन का वर्क करवाया गया था, उसको देख के ऐसा लगता है, उस मंदिर को देख के लगता है कि 7 घोड़े उस जो मंदिर एक रथ के समान लगता है, उसको 7 घोड़े उसको खींच रहे हैं। Among the other sun temples of India at the मार्टन टेम्पल, इसके अलावा जो एक और सन टेम्पल है जिसको मार्टन टेम्पल है ऑफ कश्मीर, जो कि कश्मीर में है, एंड द मोदेरा सन टेम्पल ऑफ गुजरात आर फेमस। इसके अलावा कश्मीर का मार्टन टेम्पल और मोदेरा सन टेम्पल है जो कि गुजरात में, ये भी बहुत ही फेमस टेम्पल्स माने गए हैं राजपूत शासन के काल में कंस्ट्रक्शन के। A prominent features of the Modera temple is that the first rays of the sun fall directly on the idol। जो मोडेरा टेम्पल है, सन टेम्पल जो मोडेरा का है, इसका कंस्ट्रक्शन इस तरह से किया गया है जब सूर्य की पहली किरण जो निकलती है उस डायरेक्ट इस मंदिर पे ही पड़ती है, मतलब उसकी पहली किरण मंदिर पे ही आती है। द एलोवेरा केव्स ऑफ द डेक्कन हैव केव्स रिप्रेजेंटिंग 3 रिलीजियस, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। जो एलोवेरा की जो गुफाएं हैं डेक्कन में, वो केव्स में रिप्रेजेंट करती हैं कि उसमें हिंदू, मुस्लिम और इसमें हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म का हमें संग्रहण देखने को मिलता है।
Once among these is the Grand Kailash Temple. इसके अलावा एक और मेन among these Grand Kailash Temple का भी निर्माण करवाया गया था. The Elephant Caves near Mumbai have a beautiful three-faced sculpture of Lord Shiva. इसके अलावा जो मुंबई के नियर जो एक गुफा है जिसमें कि बहुत ही सुंदर शिव जी की मूर्ति 3 फेस वाली उनकी शिव शंकर जी की मूर्ति बनाई गई है. द मीनाक्षी टेम्पल एंड मदुरई इट फेमस ऑल ओवर इंडिया. जो मीनाक्षी टेम्पल है मदुरई का वो पूरे भारत में फेमस है. द टेम्पल ऑफ साउथ इंडिया आर स्पेशली वेल नोन ऑफ देयर इम्पोजिंग गेटवे कॉल्ड गोपुराम्स. जो साउथ इंडिया का जो टेम्पल है स्पेशली वेल नोन, इसको हम किस नाम से जानते हैं? गेटवे कॉल्ड द गोपुराम्स के नाम से जानते हैं. आफ्टर हियरिंग अबाउट द फेम ऑफ सच ग्रैंड टेम्पल्स मैनी फॉरेन invaders came to lord them. The magnificent Somnath temple of Gujarat was attacked many times. जो यहाँ पे आफ्टर द हियरिंग इसके बारे में सुन के दूर दूर से लोग यहाँ से फॉरेनर्स भी देखने को आते हैं. और द मैग्निफाइड किया था शिव सोमनाथ के टेम्पल को गुजरात में कितनी बार अटैक किया गया था. इसकी भव्यता को कुछ क्षति पहुंचाने के लिए बहुत बार इस पे आक्रमण किए गए थे गुजरात के सोमनाथ टेम्पल पे. ओके. महमूद गजनबी थ्रू द राजपूत एज इज वेल नोन फॉर इट्स वैलोर एंड सेक्रीफाइस. ऐसा कि हम जानते राजपूत जो एज था वो सेक्रीफाइस करता था अपने देश के प्रति. इट ऑल्सो सॉ द कंस्ट्रक्शन ऑफ मैनी ब्यूटीफुल एंड इम्पोजिंग बिल्डिंग्स. मैनी फॉरेनर invaded India during this period. Mahmud Ghazni, the Sultan of Ghazna, attacked India many times between 1000 CE and 1075 CE. In spite of facing problems during the attacks, he continued to plunder India with full force. During one such attack, when Gujarat was under Bhimdev Solanki's rule, he plundered Somnath. Many people from Saurashtra and Gujarat joined Bhimdev Solanki and tried to protect Somnath but failed. इस पैराग्राफ में क्या बेटा, मैं इस समय यहाँ पे तो क्या था, राजपूत एज का तो था ही बहुत, उसका सेक्रीफाइस बहुत था, पर राजपूतों के शासनकाल में बहुत सारे भव्य बिल्डिंगों का निर्माण हुआ था, बहुत सारे कंस्ट्रक्शन के वर्क करवाए गए थे, जिसके चलते यहाँ पे क्या हुआ था, जो बहुत सारे जो फॉरेन इन्वेडर्स थे उन्होंने भारत पे आक्रमण करना शुरू कर दिया राजपूत के शासनकाल में. जो महमूद गजनी था जो कि गजना का सुल्तान था, उसने भारत में कितनी बार 1000 CE से 1075 CE तक उसने लगातार उसमें इंडिया पर अटैक करता रहा. इन स्पाइट द फेसिंग प्रॉब्लम्स के पीछे उसने बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस किया, पर उसने अटैक करना छोड़ा नहीं, कंटिन्यू अटैक करता ही रहा और पूरे फुल फोर्स के साथ. तो उसके जिसमें जब उसने सोमनाथ पे अटैक किया था उसमें गुजरात का शासन जो था भीमदेव सोलंकी के अंडर में था. तो उन्होंने क्या किया, ही प्लंडर द सोमनाथ. तो क्योंकि वो पूरे उसको सुरक्षा दे रहे थे, कौन, भीमदेव सोलंकी. तो मैनी पीपल फ्रॉम द सौराष्ट्र, इस समय क्या था, जब मोहम्मद गजनवी ने जब सोमनाथ पे आक्रमण किया तो यहाँ के जो राजा भीमदेव सोलंकी थे और दूसरे जो सौराष्ट्र और गुजरात के जो राजा थे सब आपस में मिलकर उन्होंने कहा कि उन्होंने महमूद गजनवी के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया, पर इसमें वो फेल हो गए थे, वो सफल नहीं हो पाया. महमूद गजनवी सक्सेस हो गया था. नेक्स्ट टॉपिक इज दैट चेंज ऑफ द पावर एट दिल्ली. ओके. आफ्टर डिमाइज ऑफ मोहम्मद गजनी इन द लीडर्स ऑफ गजनास, जब डिमाइज मोहम्मद गजनी जो गजनास का लीडर था स्टार्टेड द वेइंग ऑफ for the throne. However, the Rajput kings did not take advantage of this weakness. जब महमूद गजनवी के जो लीडर्स तो जब उसका जब डेथ हो जाता है, मतलब उसका शासन जब खत्म हो जाता है, तो जो गजना के जो दूसरे लीडर्स होते थे वो इसका मतलब उन दोनों में आपस में मतभेद होना शुरू हो गया. पर इसका फायदा जो राजपूत जो थे उन्होंने नहीं लिया, इसका एडवांटेज उन्होंने नहीं लिया उनकी वीकनेस का. Meanwhile, उसके बाद क्या हुआ, शहाबुद्दीन गौरी established his strong rule of Gajna and decided to attack India. तो इसका क्या हुआ बेटा, इसके बाद जो शहाबुद्दीन गौरी था वो गजना की राजगद्दी पे बैठा, वो वहां का एस्टेब्लिश हुआ और उसने डिसाइड किया कि वो इंडिया पे अटैक करेगा. पर हिज इंटेंशन वाज नॉट टू लूट बट एस्टेब्लिश हिज रूल हियर. उसका जो इंटेंशन था वो ये नहीं था कि वो इंडिया में जाके लूटे, बल्कि वो इंडिया पे रूल करे. इनिशियली ही वाज नॉट सक्सेसफुल. इनिशियली वो सक्सेस नहीं हो पाया था शुरुआत में. ही कुड नॉट फॉरगेट हिज डिफीट बाय क्वीन नाइकी देवी.
जब उसने आक्रमण किया था इंडिया पे, तो जो उस समय जो क्वीन थी नाइकी देवी अनिवाड़ा पाटन की जो रानी थी, उन्हें उसको पराजित कर दिया था, उससे वो विजय नहीं हो सका था, एंड देयरफॉर डिड नॉट अटैक इंडिया फॉर 12 years. फाइनली द सेकंड टाइम ही अटैक दिल्ली। इसेंशियली क्या हुआ था, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, क्योंकि जो अनिवाड़ा की जो रानी नाइकी देवी थी, उन्होंने जो पाटन की थी, उन्होंने उसको पराजित किया था, जिसके पश्चात शहाबुद्दीन गौरी ने 12 साल तक इंडिया पे अटैक नहीं किया था। पर सेकंड टाइम फिर उसने 12 साल बाद दिल्ली पे अटैक किया था। ओके, पृथ्वीराज fought bravely but without any prior preparation or help from the other Rajput kings. With his defeat, the Rajput rule came to an end in Delhi. As a result, Shahabuddin established his rule there and extended his kingdom. अब कहते हैं पृथ्वीराज बहुत बहादुर शासक तो थे, पर उन्होंने विदाउट एनी पीरियड ऑफ प्रिपरेशन हेल्प ऑफ द आराज, वो बिना वो मतलब वो बहुत बहादुर तो वो थे, पर उन्होंने उसका सामना भी डट के किया, पर उनमें उतना उस समय वो पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं हो पाए थे कि वो दूसरे राजपूत राजाओं को कि वो सहायता ले सके शहाबुद्दीन को डिफीट करने में, उसको हराने में। फिर क्या हुआ था, द राजपूत रूल केम टू एन एंड इन दिल्ली। उसके तो जिससे कि पृथ्वीराज चौहान क्या हो गए थे, वो पराजित हो गए थे, और जो वहां से जो एक तरह से जब वो पराजित हो गए तो राजपूत एज का अंत हो गया, दिल्ली से वो समाप्त हो गया राजपूत का शासनकाल। एज अ रिजल्ट शहाबुद्दीन एस्टैब्लिश्ड हिज रूल देयर एंड एक्सटेंड हिज किंगडम। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ, जो शहाबुद्दीन गौरी था वो दिल्ली की राजगद्दी पे बैठा और उसने अपने राज्य का विस्तार किया। आफ्टर शहाबुद्दीन हिज स्लेव, उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर शहाबुद्दीन के बाद क्या हुआ, हिज स्लेव हिज कमांडर कुतुबुद्दीन ऐबक, उसका जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक असेंडेड द थ्रोन, उसके he was known as the founder of the slave dynasty. अब शहाबुद्दीन गौरी के बाद उसका जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, वो उस राजगद्दी पे बैठता है, और जो स्लेव डायनेस्टी जो कि गुलाम। With this Rajput rule came to an end in Delhi. There was a change in the administration and society. What kind of changes took places? तो इसके साथ ही क्या था, राजपूत रूल जो जब समाप्त हुआ था दिल्ली से, तो ऑब्वियसली उसमें चेंज होना स्वाभाविक था, क्योंकि राजपूत देश के बाद यहाँ पे जब शासन हो गया था स्लेव डायनेस्टी था, तो ऑब्वियसली जब एक शासक के बाद दूसरा शासक आएगा तो अपने अकॉर्डिंगली वहाँ की एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम और वहाँ की सोसाइटी का निर्माण करेगा, है ना। What kind of changes took place and why? क्या क्या चेंजेस हुए थे, क्यों हुए थे? Think about questions like this. इस तरह के क्वेश्चंस हमारे माइंड में तो आएंगे ही कि जब राजपूत राजाओं का जब वंश का जब एंड हो गया था, उनका शासन समाप्त हो गया था और वहां पे गुलाम वंश की स्थापना हुई थी, गुलाम वंश ने वहां पर अपना राज्य स्थापित किया था, तो ऑब्वियसली वहां की सोसाइटी और एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में चेंजेस होना ऑब्वियसली राइट है, पर वो किस तरह से हुए थे और कैसे हुए थे, इस तरह के क्वेश्चन हमारे माइंड में होना भी ऑब्वियसली होगा ही, नेसेसरी आएंगे कि क्या चेंजेस हुए थे, इस तरह के हम लोग क्वेश्चन हमारे माइंड में अराइवल होंगे, है ना। इन प्लेस ऑफ वॉलोवर and sacrifice, people started conspiring against each other for power. The throne of Delhi was threatened with blood. इस प्रकार जो लोगों का जो sacrifice था यहाँ के लोगों का, and people started conspiring against each other for the power. अब इसमें क्या था, लोगों के आपस में ही मतभेद हो गया था, राजगद्दी मन ईर्ष्या की भावना पैदा हो गई थी दोनों। अब वहाँ के जो एक शांति वाला माहौल था, सेक्रीफाइस का माहौल था, जो लोग अपने देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार थे, अब ऐसा कुछ न रह गया था। अब लोगों के बीच में ईर्ष्या और द्वेष की भावना भरी हुई थी, प्रतिशोध की भावना भरी हुई थी कि वो किसी तरह से अपना राजगद्दी संभाले। वो इसी सोच में वो एक षड्यंत्र रचते रहते थे हमेशा। अतः इस प्रकार हम कह सकते थे थ्रोन ऑफ द दिल्ली वाज स्टेन्ड विद ब्लड, जो यहाँ की जो दिल्ली की जो राजगद्दी थी वो रक्त से सनी हुई थी।